जैसे कि अभी हमने ये मोहम्मदी रोड पर कुछ महिलाओं से बात की और मैंने आपको बताया कि ये मोहम्मदी रोड और मीनारा मस्जिद और ये सब भिंडी बाज़ार जे ये सब एक गढ़ है कांग्रेस का। तो इस वक्त हम उसी गढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अजीज़ भाई, क्या आप बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस की जो इस वक्त चल रहा है? सर, इसमें सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये सरकार के बारे में कि इसके 2014 के घोषणा पत्र के अंदर आप देखिए, इनका सबसे पहले मुद्दा था राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का इनका मुद्दा था। राम मंदिर के मुद्दे पे इन लोगों ने हिंदुत्व की इतनी आग जो है पूरे देश के अंदर जलाई, जिससे हर हिंदू की जो है ना एक हिंदुइज्म जो उसके अंदर होता है वो भड़क उठा। और ऑब्वियसली भड़कना भी चाहिए और उनका ये गलत भी नहीं है, उनकी आस्था है। लेकिन पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने उसको घोषणा पत्र बना के अगर रुजू किया था, तो आज 4 साल के अंदर उन्होंने क्यों उसको नहीं ख़त्म किया? क्यों ये लोग कोई ना कोई कोर्ट के यहाँ के वहाँ के एमिकेबली, आज बोलते हैं कोर्ट के बाहर एमिकेबली आप सेटलमेंट करो, कभी कोर्ट के लिए डिसीजन बोलते हैं। दरअसल ये लोग इस इश्यू को ख़त्म करना चाहते ही नहीं हैं। इनके पास इतने सारे स्कैंडल ये 4 साल में हो गए, जिसके लिए हर हिंदू भी इनसे परेशान है। लेकिन हर कौम के अंदर कुछ कट्टरवादी भी होते हैं, कुछ धार्मिक लेवल से बड़े गहराई से सोचने वाले। अजीत भाई, अभी आपने देखा होगा 2018 नवंबर में शिवसैनिक जो हैं अयोध्या गए थे, तो वो मकसद सिर्फ अपनी नाराज़गी का बीजेपी से इजहार करने के लिए मकसद से गए थे। उसमें आपको कोई क्या बोलेंगे आप? हाँ, देखिए शिवसेना की मैं आप बात बताऊँ, शिवसेना जो है ना, ये क्या होता है, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे जंगल के अंदर अगर कोई बड़ा शिकार किसी जानवर को लग जाता है ना, तो वो उसके बाद में वो हाइनाज होते हैं और एक दूसरे और किस्म के लोग जानवर होते हैं, वो लोग भी अपना हिस्सा जो है ना उसमें खींचमतानी चालू करते हैं। शिवसेना ने देखा कि अभी ये राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा है नहीं और इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी ही ले रही है, तो क्यों ना हम लोग भी इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व करें। और उनको इन्वॉल्व करे, इसलिए खुद को इन्वॉल्व करे ताकि ये हो जाए कि सिर्फ बीजेपी ही इसकी नहीं, हम लोग भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने। ये लोगों के वोट और लोगों की सिंपैथी और हिंदुत्व के नारे के साथ में शिवसेना भी वही करती है। आज उनसे सारे इनके इख्तिलाफ थे शिवसेना के, आज फिर एक हो गए। ऐसे कई मरतबा मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस ज़माने के अंदर जब बाल ठाकरे जिंदा थे, उस ज़माने के अंदर भी कहने का मकसद ये कि आस्था को भड़का करके अपने रोटियां सेकें। जी, आस्था को भड़का कर अपनी पॉलिटिक्स को चलाए रखे। और शिवसेना का सबसे बड़ा मुद्दा न राम मंदिर से है न और किसी इश्यू से, उनको गवर्नमेंट के अंदर बाकी रहना है और उनकी मजबूरी है भाजपा और भाजपा की मजबूरी है शिवसेना। बस ये लोग दोनों जो है ना फुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ये मेरा अपना तजर्बा है। वरना इसके पहले कई मरतबा शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी और इनके खिलाफ बातें की है। आप देखिए इन्होंने कितना राज ठाकरे को देखिए, उन्होंने कितना इनके अगेंस्ट के अंदर बोला है, क्यों कोई कुछ बोलता नहीं है? राज ठाकरे साहब तो इस वक्त जो है बिल्कुल खुल गए उसके फेवर में कांग्रेस के, और बोले जहां से भी बीजेपी को हरा सकता हूं वहां से मैं अपना कोशिश करूंगा। भाई साहब, राज ठाकरे ने सबसे इंतहा ये कर दी उन्होंने ये कहा कि फुलवाना का जो मैटर हुआ है उसके बारे में उन्होंने अलग ऐलान नेशनल टीवी पे उन्होंने कहा कि आप फुलवाना के मैटर में आप अजीत डोभाल से क्वेश्चन पूछिए, आपको पता चलेगा कि ये क्या था। अब इससे खुल के और क्या बात करेंगे? तो राज ठाकरे तो बीजेपी से इतने अगेंस्ट में है, इनको सारी बीजेपी के जितने भी हटकंडे जो ये लोगों ने किए वो उनको पता है। तो क्या अगर उनको पता है तो क्या उद्धव ठाकरे को नहीं पता है, शिवसेना को नहीं पता है, और पॉलिटिकल पार्टी जो इनके साथ में हो रही है उनको नहीं पता है? मगर सबको सत्ता में रहना है, किसी को भी लोगों का, प्रजा का भला करना नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता में रहना। और अभी आखिरी में मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुत्व का जो इनका बीजेपी का जो नारा था वो अब बहुत ही बासी हो चुका है और बहुत ही पुराना हो चुका है, रद्दी कपड़ों की तरह हो चुका है। अब मैं पूरा श्योर हूँ कि हिंदुओं के अंदर बहुत से ऐसे हिंदू हैं, लाखों हिंदू ऐसे हैं जिनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि ये हमारे साथ में खिलवाड़ हुआ है। आज सारे के सारे देखिए, जितने बड़े बड़े पंडित हैं, जितने बड़े बड़े साधु हैं, महंत हैं, वो सब इनसे इंटरनली नाराज है। अरविंद जो है, तोगड़िया जो है, देखिए आप इनके अगेंस्ट के कितना ज़्यादा प्रवीण तोगड़िया हो गया, इन्हीं लोगों का था। प्रवीण तोगड़िया इन्हीं के एक हिस्सा था। आज प्रवीण तोगड़िया अलग हो चुका है, बिल्कुल इनके अगेंस्ट में बोलता है। जैसे जैसे लोगों को, अडवाणी साहब देखिए कुछ और इनके बारे में बोलते हैं,
जैसे जैसे इनके अपनों को इनकी रियलिटी का पता चलता जाता है, ये लोग जो है ना बकना चालू कर दिए कि ये है, ये इनकी हकीकत ही है। लेकिन हमको ये सब चीज़ें जो है ना सेंट्रल पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा ये नहीं है। मैं इस बात करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के साथ में क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे मुस्लिम यंग जनरेशन है, राइजिंग जनरेशन है, लड़के हैं 18 साल से 16 साल से 22 साल तक के लड़के, आज उनका क्या मामला है। सबसे बड़ी फिक्र करने की बात हमारे लिए ये है कि हमारे जनरेशन को खोखला कर दिया गया है, हमारे जनरेशन को जो है ना एजुकेशन के लाइन से पीछे रख दिया गया है, हमारे जनरेशन को नौकरियां नहीं देते, हमारे यंग लड़के हैं उनको अलग अलग केसेस के अंदर इन्वॉल्व करके उनकी लाइफ ख़त्म कर दी जा रही है। उनको पहले अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में साल 2 साल 5 साल उनको जेल में रखते हैं, फिर उनके लिए ये रिज़ल्ट आता है कि भाई ये बेगुनाह था। अब आप बतलाइए, जेल के अंदर रह के जिसकी 16 से 22 साल की उम्र अगर 6 साल 5 साल जेल में कटे तो उसकी मेंटालिटी क्या हो गई, वो तो क्रिमिनल हो गया, क्राइम होगा ही होगा, क्राइम अपने तरफ सबको खींचता है। हमारा पूरा जनरेशन इस वक्त जो है ना वो क्रिमिनल की तरफ इन लोगों ने इसको इन्वॉल्व किया। सारी बुराइयां मुस्लिम लड़कों के अंदर डाल दी गई है। मैं तो बल्कि यहाँ तक के बोलूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट भी ज़्यादातर मुस्लिम लड़कों के साथ में नाइंसाफ़ी करता है। आप रोज़ के अखबार उठा के देखिए, कोई ना कोई इंसिडेंट मुस्लिम लड़कों का होता है। क्यों इनके साथ में रिहेबिलिटेशन सिस्टम नहीं किया जाता है? क्यों इनके साथ में अच्छा सुलूक करके इनको फिर से ज़िंदगी अच्छी जीने का मौका नहीं दिया जाता है? ये सब पॉलिसी जो है वो आरएसएस की पॉलिसी है, एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, एंटी इस्लाम पॉलिसी है। इंटरनेशनल पॉलिसियाँ भी एंटी इस्लाम चल रही है जिनके अंदर ये लोग सारे के सारे इन्वॉल्व है। ये सब बहुत ही जो है ना घड़ी हुई पॉलिसी है कि मुसलमान को पहले रोज़ी से ख़त्म करो, मुसलमान के यंग जनरेशन को एजुकेशन से ख़त्म करो, उनको नौकरी से ख़त्म करो। बड़े बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर अलग अलग किस्म के टैक्सेशन और अलग अलग किस्म के इनके ऊपर इतने हर्डल्स और हिंड्रेंस और इतने बैरियर्स उनके लिए रखे गए बिजनेस के अंदर कि वो लोग लाचार हो गए। इन्वेस्टर नहीं है। मुस्लिम बिल्डरों को आप देखिए, डेवलपर्स जितने मुस्लिम हैं उनके साथ में क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, किसी भी तरह मुस्लिम जो है ना वो पीछे रह जाए। बस ये जो पॉलिसी है ना ये अपने आप के अंदर अच्छी नहीं है और इसका नतीजा जो है ना वो बहुत ही जल्दी भाजपा और आरएसएस जो है ना भुगतेगी। इसमें आपने देखा बीजेपी में जितने सीनियर लीडर्स हैं आज वो बिल्कुल किसी फ्रंट पर कहीं नजर नहीं आए, बिल्कुल बैकफुट पर हैं। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बीजेपी मोस्टली सब लोग जानते हैं। आज चलते आदमी को भी आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि बीजेपी सिर्फ 3 आदमियों की तरह ये पूरा उठाकर बीजेपी चलती है। अमित शाह है, मोदी जी है, अरुण जेटली है, यही लोग हैं जो भाजपा को चलाते हैं और इनके पीछे ताकतें हैं, अंबानी है, अडानी है और ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो इनके पीछे फाइनेंस है। बिगिनिंग से इनके पीछे जितना इन्होंने बीजेपी पे एहसान किया, बीजेपी ने इसका 100 गुना उनके ऊपर एहसान करके उनको लौटा दिया गया। राफेल के अंदर देखिए आप, अनिल अंबानी ने जो है ना बिल्कुल दिवाला फूंक दिया था, 30,000 करोड़ उनके हिसाब में आ गया, कोई पुरसान हाल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है इस गवर्नमेंट की, आप ताज्जुब करेंगे कि इस गवर्नमेंट को कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिजनेसमैन हो, जर्नलिस्ट हो, इनको कोई सवाल पूछ नहीं सकता और अगर पूछोगे तो जवाब नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात और दुख की मैं आपको बताऊं, इनका जहर और इनका पॉइजन कोर्ट्स तक पहुंच चुका है। आज मैजिस्ट्रेट सेफ नहीं है। इस देश के मैजिस्ट्रेट को प्लॉट करके, कॉन्स्पिरेसी करके मार दिया जाता है और उसके बाद में उनकी फैमिली को भी दबा दिया जाता है। पहले ये मुस्लिम फैमिली के साथ हुआ करता था कि उनके साथ में बच्चे को मार दिया, लॉकअप में मार दिया और कहीं मार दिया, जो फर्जी एनकाउंटर के अंदर मार दिया और अगर उसकी फैमिली या पढ़े लिखे उसके भाई या कोई लोग आए तो उनको भी धमकी दे गई। अब यही जो है ना इम्प्लीमेंटेशन जजों के साथ किया जा रहा है। अच्छा, माफ़ करना, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप एक सिर्फ वोटर्स की? मैं बिल्कुल कोई पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मेरा ताल्लुक़ नहीं है कि मैं तो समझता हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ, कांग्रेस भी मुसलमानों की एक मजबूरी है। ये हकीकत, खुली हकीकत है, नंगी हकीकत है कि कांग्रेस, मुसलमान जो है ना वो कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। मगर ऐसा है कि 10 दुश्मन खड़े हैं, उसमें जो कम से कम नुकसान देने वाला और धोखा देने वाला अगर दोस्त है तो इंसान उसके साथ हाथ मिलाता है। ये मुसलमान की मुकद्दर और उसकी तकदीर ये रही है। शुरू से, आज़ादी के बाद से इसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। हर गवर्नमेंट ने इसके सर पे हाथ फेरा है और उसके बाद में इसकी पीठ पे खंजर भोंका है।
आज मुसलमान का आज भी यही हाल है, बल्कि आज तो बदतरीन मुसलमान का पोजीशन ऐसी हो गई कि उसको खुलेआम चैलेंज कर दी गई कि हमको तुम्हारी कोई वोट्स की ज़रूरत नहीं है। अरे मुसलमान को सोसाइटी का वायरस कह दिया गया, इससे बढ़ के क्या बात हो जाएगी कि ये वायरस है। यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुस्लिम समाज के लिए एक वायरस है। ये क्या चीज़ होती है वायरस? और ये वायरस को ख़त्म कर देना चाहिए। जब इनके सारे नेता और इनके सारे लीडर्स इस तरह के अगर स्टेटमेंट देंगे और अगर इनका बड़ा नेता चुप रहता है तो इसका मतलब तो यही होता है कि खामोशी जो है ना नाफरमानी की दलील है। खामोश रहता है इसका मतलब ये खुद चाहता है कि हाँ ये जो कुछ कह रहे सही है। और कौन नहीं जानता, सारे आरएसएस है। इनकी धोतियाँ उठा के देखिए, अंदर में सबको चड्डी मिलेंगी। आप क्या समझते हैं कांग्रेस के अंदर आरएसएस के नहीं है लोग? पीवी नरसिम्हा राव आरएसएस है और थे, और अभी भी कई लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर आरएसएस है। मुझे तो रहम आता है राहुल गांधी के ऊपर कि वो एक शख्स है। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उसको सलामत रखे और अच्छा रखे, उसके साथ कोई हादसा ना हो, वरना ये लोग उसको भी जीने नहीं देंगे। उसके साथ में कौन है? आज भाई बहन दोनों मिलके माँ, ये लोग पूरे देश के अंदर घूम रहे। अहमद पटेल है इनके साथ में, गुलाम नबी आज़ाद है इनके साथ में। और बतलाइए जितने मराठा नेता जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो है और इनके साथ रह चुके, आज सारे जिंदा है, मगर कोई सामने नहीं आता। अब इलेक्शन आया, अब वहाँ से सुशील कुमार शिंदे, वहाँ से ये चौहान और ये सारे वही है। ये सब जो है ना कांग्रेस को भी धोखा देने वाले ये कांग्रेसी लोग हैं। कांग्रेस की मुकद्दर ये है कि कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता नहीं है, जेन्युइन अमानतदार प्रामाणिक आदमी नहीं है, उनके पास कोई अच्छे स्पोकपर्सन नहीं है। ये कांग्रेस की अपनी बदनसीबी है। लेकिन हम मुसलमान जो है ना बस इस बदनसीबी पर रहम खा के भी हम कांग्रेस के साथ में। अजीत भाई, आप पार्टी के कोई स्पोक पर्सन नहीं है, इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन सवाल मेरे पास में बहुत सारे थे और आपने एक सलाहियत के साथ में अपनी बात रखी। और आप क्या कहना चाहेंगे साहब? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक 4 मुद्दे पे बात करना चाहूँगा भाई। सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन जो है, जब मोदी सरकार यहाँ पर आए, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जब मोदी सरकार आई तो उसने एजुकेशन के लिए क्या किया। और जो अनपढ़ थी, जो अंगूठा छाप थी, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अब वो कहते रही कि मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है। अब उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे को उसने कोई स्कूल बनाया या कोई कॉलेज बनाया। दूसरे हमारे इतने जन है जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी कौम है जो हिंदुस्तान में रहती है, उसके लिए क्या हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल बनाई सरकार जब थी कांग्रेस की, जब हॉस्पिटल बने हुए थे, उसके बाद में उसको मैनेजमेंट और मैनेज भी नहीं किया। तो आदमी है ना अभी इस सरकार से ना तंग आ चुकी है क्या। और दूसरा करप्शन के लिए उसने क्या किया, हर जगह जाओ तो रेवेन्यू ऑफिस खुला हुआ है, जब तक ये कुछ दो नहीं ले नहीं, पेपर वर्क आगे बढ़ता ही नहीं है। तो तुमने क्या करप्शन का किया है। और यहाँ पर तुमने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी के अंदर गरीब भी मारे जा रहे, सब मारे जा रहे, अमीर लोग तो अपना खा रहे पी रहे मजे कर रहे। तो ये सरकार ने हमारे लिए ये 5 साल में, अब ये 5 साल इलेक्शन का टाइम आ गया है, हमारी सरकार ने मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पार्टी के वजह से नहीं बोल रहा हूँ। और रहा कांग्रेस का, तो हम चांस देना चाह रहे, जैसे कि भी एक अपने भाई ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली है, जैसे कि राहुल गांधी की बहन है, माँ है और लोग हैं, वही सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई बड़ा लीडर उनके आगे नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो यहाँ अभी रेवेन्यू ऑफिस है, करप्शन खुला हुआ है, सबके नोट भरे हुए हम देख रहे, टीवी पे भी देख रहे कि भाई इसके घर से इतना निकला, उसके वहाँ पकड़ा गया, उसके वहाँ पकड़ा गया। तो ये क्या है? इस बार आप किसको देखना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे? आप किसको? प्राइम मिनिस्टर के लिए हम ऐसा देखना चाह रहे हैं, अभी हमारी सरकार को हम लाना चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार है, जैसे अभी राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो दिया है, उसका पूरा नया मैनिफेस्टो है। और ये मोदी सरकार का जो है, उसके अंदर पुराना मैनिफेस्टो की बात ही नहीं है। अब नया भी लाइए तो वो रो के अपना वही लकीर पीट रही है। इसके लिए हम चाहेंगे भाई कि राहुल गांधी आए, हम सरकार राहुल गांधी की लाना चाह रहे हैं और हम लोग पूरी मदद करेंगे। अभी हमारी सोच हम बना रहे, हम किसी पार्टी वर्कर नहीं है, हम किसी पार्टी के वर्कर में से बात नहीं कर रहे, हम आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ एक वोटर्स हैं और वो वोटर्स की हैसियत से आप अपनी बात रख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर ऐसा रहा तो हम कोशिश करेंगे कि भाई कांग्रेस ही आए। हमारा दिल तो यही बोलता है कि हम कांग्रेस को लाएंगे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बॉम्बे प्रेस के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो कितना मतलब जो है हॉकर्स है, म्यूनसिपाल्टी है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखती है। म्यूनसिपाल्टी देखो रोड के ऊपर रोड जाम है, पब्लिक को चलने की जगह नहीं है। हर मुसलमान और हिंदू सबके मतलब धर्म में लिखा है
कि आप रास्ता साफ करो, रास्ते में पब्लिक को चलने का मौका दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपनी तकलीफ ना पहुंचाए अपनी जात से। लेकिन यहाँ देखो तो चलने की जगह नहीं है, हर रोड के ऊपर हॉकर लगा हुआ है। और उनको तरीके से मतलब डाल के दो जिनकी रोजी पानी चले और मतलब ज़िंदगी चले। जाके देखो आप गल्फ में, जाके देखो आप अब्रॉड में, वहाँ देखो क्या सिस्टम चलाया। हमारा हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, कहाँ सोने की चिड़िया रह गई, कुछ नहीं रह गई, यहाँ गोलमाल है सब। या आप जैसे लोगों को तो मेरे ख्याल से पार्टी का कोई सदस्य होना चाहिए था, जितनी आप नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो आपको किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का आपने कभी सोचा है ऐसा कुछ? जुड़ने का हम लोग सोचे नहीं। हम लोग तो मतलब जो है लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारा मतलब जो है सरपरस्त आ गया, सरपरस्त ही बोला जावे। एक हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक सरपरस्त होता है। अगर वो कुछ काम करेगा तो हमारा दिल करेगा कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे और सोशल वर्किंग भी करेंगे और आगे भी काम करेंगे उनके लिए। अजीज़ भाई, आप जैसे इतनी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो आप क्यों किसी पार्टी से नहीं जुड़ जाते हो? सर एक बात मैं आपको बताऊं, बेसिकली मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में हूं और सबसे बड़ा मसला आज ये हो गया है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका पेट भरा हो तो आप पॉलिटिक्स में जाइए। पुराने पॉलिटिशियन अभी रहे नहीं। कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इंसान जाएगा अपने बिजनेस से भी चला जाएगा, मॉरली भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी पॉइजनस हो चुकी है कि आदमी जो है ना अंदर पॉलिटिक्स में जाके अपने आप को अच्छा आदमी तो तलाश करेगा कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि आप बुरों में जाएंगे, आज के पॉलिटिशियनों में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप वही जहर लेके अपने जहन के अंदर आएंगे। इससे अच्छे बाहर ही बेहतर है सर। जो हम सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में जाके अगर आप लोगों का भला नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते आप लोगों के लिए, तो वहाँ जाके क्या आपका अर्थ है? तो उतना हम भला यहीं पे हम जितनी हमारी ज़ात से हो सकती है हम कोशिश करते हैं सर। ये हमारा पूरा एरिया है, देखिए आप, इसके अंदर भी इतने सारे काम हैं। कोई भी अभी मैं आपको मिलिंद देवरा की बात बताऊं, उनसे पूछिए कि इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है। ये तो अभी एमपी नहीं है, अभी शिवसेना के एमपी है हमारे यहाँ। शिवसेना के एमपी से आप पूछिए कि इस एरिया के अंदर 4 साल के अंदर आप कितने मर्तबा आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ कितने मर्तबा आए। तो जब एमपी को ही आपकी पड़ी नहीं है, आप दूसरे उनके इलाके में जाइए तो बराबर उनका वहाँ पे जो है ना उनकी हाज़िरी होती है, वो बराबर अटेंड होते हैं वहाँ पे। हमारे लिए कोई भी अटेंड नहीं होता है। अब ऐसी पॉलिटिक्स में जाके मैं क्या करूँगा जिसका नेता को जीतने के बाद आवाम की पड़ी नहीं है, वोटर्स की पड़ी नहीं है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इस गंदगी में सर में पढूं। मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरी ज़ात से लोगों का कुछ अच्छा हो और लोग जो है ना मेरी ज़ात से फ़ायदा उठाए, बस यही मेरा इंटेंशन है सर हमेशा। बॉम्बे प्रेस से बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, शहजादा साहब हमारे साथ में हैं, जो एक बॉलीवुड के जो है स्टारों को से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहजादा साहब, आप क्या बताएंगे जो आने वाला इलेक्शन है उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जो इलेक्शन है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन है, लोगों ने 5 साल जो है वो मोदी को आजमा लिया, सिर्फ जुमलेबाजी चली और कुछ भी नहीं हुआ। बराबर चौकीदार जो है ना वो खुद ही चोर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिद्धू ने छोड़ा बीजेपी वो बोलता है, शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ा वो बोलता है, जिन लोगों ने यशवंत सिन्हा ने छोड़ा वो बोलता है। और अब तो ये हाल हो गया कि अडवाणी जी भी नहीं छोड़ दिए, वो बोलते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो अब जब इतने बड़े बड़े बीजेपी के जो है वो खुद छोड़ दिए बीजेपी को, तो हम बीजेपी को पकड़ के क्या करेंगे? हमको तो ये चाहिए कि जो कौमवाद नहीं करता हो, हिंदू मुस्लिम नहीं करता हो, हमको उसको वोट देना है। आपस में किसी को लड़ाना ये ठीक नहीं है। 2 भाई को भी आपस में लड़ाना चाहिए। तुम 2 कौमों को लड़ा रहे हो आपस में, देश का वातावरण ख़राब कर रहे हो, इकोनॉमिक पूरी डाउन कर दिए हो। तुमने जो ये लाया है, तुमने क्या बोलते हैं, तुम्हारा GST, उससे कितना नुकसान हो रहा है इनको क्या मालूम है? अच्छा, अभी उसमें डिजिटल इंडिया, क्या इंडिया डिजिटल? इलेक्ट्रिक के वांदे हमारे बॉम्बे में मुमरा है, 50 किलोमीटर है बॉम्बे से, वहाँ इलेक्ट्रिक के वांदे, डिजिटल इंडिया कहाँ बना रहे हो? अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या है? जब पैसा कोई आता है हमारी दुकान में पैसा देता है पेटीएम से, तो हमको 1.5 टका 2.5 टका हमको कटता है पैसा, तो नुकसान है। आदमी कैश देगा कि बैंक से बोलेगा पेटीएम से मैं पे करूँगा? क्यों वो अपना पैसा वेस्ट करेगा? 10,000 पे 200 रुपये वेस्ट क्यों करेगा वो? किसी के थोड़ी पैसे हराम के आते हैं। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। राहुल पल्ले पप्पू है, पप्पू को एक चांस दो। जब इतने बड़े आदमी RSS के जो थे, जो बड़े बहुत राइड करा चुके हैं, उनको तुमने चांस देके देखा, राहुल को चांस देके देखो।
उनके तो ब्लड में ही पॉलिटिक्स है। उनको देखे देखो, पप्पू वो जमाना गया, आजकल पप्पू तो है वो पास हो गया, पप्पू पास हो गया है। मैं तो बोलता हूँ पप्पू को ही वोट दो और देखो 5 साल वो क्या करते। बार पप्पू पास है, पप्पू तो पास हो गया जब पिछले इलेक्शन थे, उसमें इलेक्शन में उसने दिखा दिया कारनामा। और अब की बार तो एमएनएस तो फुल सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को। एमएनएस ने तो नाम निकाला मोदी मुक्त भारत। तो अब की बार आप किसको देने, राहुल गांधी जी को देखने जाएंगे? कांग्रेस, शिवसेना अगर जुड़ी हुई है बीजेपी से तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, ना शिवसेना को देना है। क्योंकि शिवसेना को वोट देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, इसीलिए हमको बीजेपी को वोट नहीं देना है। हालांकि हम शिवसेना के चाहने वाले, हमारे बहुत से मुसलमान भाई लोग बीजेपी को हेट करते लेकिन शिवसेना को लाइक करते, लेकिन हम शिवसेना को भी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बीजेपी को इनडायरेक्टली नफा पहुंचता है, हमको बीजेपी को नफा नहीं पहुंचाना है। हम लोग को कांग्रेस को वोट देना है, हमको इज्जत से जीना है। हमारे बच्चे सड़कों पे उतर के लड़े हुए नहीं, हमको आतंकवादी नहीं बनना है जो कश्मीर में उन्होंने बना दिए। अगर हमारे पे जुल्म करेंगे तो हम भी आतंकवादी बनेंगे, हमारे बच्चे भी बनेंगे। हम चाहते नहीं है कि ये और हमको जुल्म करे और हम आतंकवादी बने। 5 साल हमको भी हमने जेल लिए, हम समझ गए कि ये सिर्फ लड़ाने वाला आदमी है, ये जुड़ाने वाला आदमी नहीं है। दैट्स इट। देखिए शहजादा साहब ने भी अपनी राय जो है हमें दी, और बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।